सारा काम जो है इन्हीं 60 डेज में करना है। ठीक है ना। इन्हीं सारे डेज में आपको सारी चीजें देखनी है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो 60 डेज हैं ये आपके आने वाली लाइफ के 60 ईयर्स डिफाइन करेंगे कि आगे आने वाली 60 ईयर्स की लाइफ आप किस तरह जिएंगे, है ना। आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, आपकी सोसाइटी में वैल्यू क्या होगी, है ना। ये 60 डेज ही आप कह सकते हैं ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे इन फ्यूचर के भाई हमारे लिए क्या है। तो मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ इसमें एडिशनल कोई बात नहीं है। एडिशनल जो भी बात मुझे आपको बतानी थी, जो भी मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, वो मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया है। इनमें सिर्फ मैं एनसीईआरटी ही डिस्कस करूंगा, और वो भी मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि आप सभी के सामने इस टाइम पे एक बड़ा मतलब प्रॉब्लम है कि अब है ना किस तरह से पढ़ना है, क्या रिवाइज करना है, वो वाली जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने ये काम किया। क्योंकि मतलब ऐसा होता है जैसे आपसे लास्ट टाइम बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, इवन मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। नो डाउट मैं भी मना नहीं करूंगा उसके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपको मालूम है हमारा हर तरीके का बेसिक है। वही हमें पढ़ना भी और उसी से क्वेश्चंस भी आने हैं, पेपर का लेवल जो है वो वही है। और अगर मान लो इस बार पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ भी है, और पैटर्न की वजह से जो मान लो 15 क्वेश्चंस वो एडिशनल दे रहे हैं, जिसमें से 10 अटेम्प्ट करने हैं, 5 छोड़ने वाले उन्होंने प्रोसीजर बनाया है। अगर मान लो उसमें 5% टफ आ भी जाते हैं, तो उन टफ क्वेश्चंस के लिए आपको किसी अदर बुक को रेफर करने की, किसी अदर बुक से पढ़ने की, किसी अदर पैकेज को लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में जो आपको नोट्स दिए गए हैं वो सफिशियंट है। अगर इन केस बाई चांस टफ क्वेश्चन बनता है तो, नहीं बनता है तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो हमारे सामने, है ना। वो हम सारी चीजें तो मेनली आप ये कह सकते हो कि 50 में से जो 45 क्वेश्चन हमें करने हैं, वो 45 क्वेश्चन तो भाई एनसीईआरटी से ही आने हैं। तो हमारा मेन फोकस जो होगा इन लास्ट 60 डेज में वो एनसीईआरटी होगा। प्लस देखो अब इस टाइम पे अगर आप में से कोई ये सोचता है, नहीं असर्शन रीजन अभी ऐड करने का उन्होंने नहीं कहा है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएंगे, असर्शन रीजन नहीं आएंगे। 200 के 200 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव ही होंगे। पैटर्न जो है वो इस बार 200 क्वेश्चन का पेपर आएगा। जैसे पहले 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायो से होते थे, इस बार 50 50 जो है फिजिक्स से होंगे, 50 केमिस्ट्री से होंगे और 100 क्वेश्चन बायो के होंगे। 50 में जो पहले 30 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए के, वो 30 वो सॉरी 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन जो कंपलसरी है, सबके लिए हैं, सबको करने हैं। बाकी के जो रिमेनिंग आप कह सकते हैं 15 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 10 अटेम्प्ट करने हैं, 5 कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। वैसे हम लोग जल्दी जो है कोशिश करेंगे कि आपके जो फुल टेस्ट हम कराएं, वो फुल टेस्ट हम जो है इसी पैटर्न पे कराएं कि मतलब हम डेवलपर से बात करते हैं। ठीक है भाई। देखो तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो भी हमने अभी अगला पार्ट टेस्ट तो नहीं होगा। अगला जो पार्ट टेस्ट है, जो दो दो पार्ट टेस्ट हैं, वो आपके उसी पैटर्न पर रहेंगे, है ना। जो अभी हमारा चल रहा था 180 वाला पैटर्न ही हम उसमें यूज करेंगे। लेकिन हम ट्राई करते हैं, हमने डेवलपर से बात करते हैं कि पेपर पैटर्न बदला है, तो मतलब जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर में भी कुछ चेंजेस हमें लाने होंगे, है ना। कि इस तरह की चीज़ें पहले डेवलप नहीं की गई हैं। तो हम जल्दी ही वो 200 वाला फॉर्मेट लेके आएंगे। मतलब हम कोशिश करेंगे कि जैसे हम एफ स्टार्ट करें,
तो पहले एफटीएस से हम जो है, ठीक है ना, ये प्लानिंग करें कि हम प्रॉपरली जो प्रॉपर नीट का पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो करें, पूरा 200 क्वेश्चन वाला पेपर बनाए, सारी चीजें बनाए, वो सारी चीजें। देखो ऑफलाइन वाली बात जो है वो ये है कि अच्छा देखो, आप में से कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जिनके दोस्त हैं, उनको बोल दो कि जो हमारी लिमिट है ना पार्टिसिपेंट्स की, वो 100 है और 100 लिमिट पूरी हो चुकी है, इसलिए वो लोग ऐड नहीं हो पा रहे हैं। तो रिकॉर्डेड वीडियो में अपलोड करूंगा, तो रिकॉर्डेड वीडियो में वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ या जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। या थोड़ी बहुत देर बाद ट्राई कर लें, थोड़ी बहुत देर बाद वो ज्वाइन कर लेंगे। ऑफलाइन का ये कि जैसे ही गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाए, मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त में मिल जाएगी, और जैसे ही अगस्त में परमिशन मिलेगी आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं आके, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है ना। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन कॉपी में नोट नहीं करने हैं आपको, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ही है ना। कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, या कुछ थ्योरी में जो मुझे लगा कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन जो ढंग के हैं जो पूछे जा सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। देखो मुझे हार्डली, मुश्किल से 6 क्लासेस लगेंगी इन चीज़ों को डिस्कस करने में। मैं एनसीईआरटी का जो मेन बातें होंगी वो सारी बातें मैं डिस्कस कर दूंगा, जो मुझे लगेगा कि भाई रिएक्शन बेस्ड बात है, वो मैं सारी बातें इस तरह के पीपीटी के फॉर्मेट में डिस्कस कर दूंगा। तो इसका फायदा आपको ये होगा कि आपको एनसीईआरटी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ पीडीएफ भी मिल जाएगी, परेशान मत हो, पीडीएफ भी मिल जाएगी बाद में, इसकी प्रॉपर आपको वीडियो अपलोडेड मिल जाएगा, तो इसे लिखना नहीं है, बस मेरे साथ सॉल्व कर लो। फिलहाल जो है बस इतना काम कर लो, क्योंकि देखो आपकी इतनी प्रिपरेशन है कि आप सॉल्व कर सकते हो इनको, तो प्रेजेंटली मेरे साथ सॉल्व करके मुझे आंसर बताते चलो। नोट करने नहीं है ये सारी चीजें कहीं पे भी, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, मोबाइल में है, बस खाली स्क्रॉल करके जब भी जरूरत पड़े आप देख लेंगे। तो आपका सिर्फ इसका एक ही फायदा होगा जो आपको होना है, और वो फायदा ये होगा कि आप जो एनसीईआरटी को पढ़ने में टाइम लगाएंगे, भाई एक चैप्टर को पढ़ने में आप 5 घंटे लगाएंगे, 6 घंटे लगाएंगे, या ना जो भी टाइम लगाएंगे वो नहीं लगाना है। आप मेरे साथ आएंगे, मुश्किल से आपको 6 से 7 चैप्टर डील करने हैं, और मुश्किल से आपको ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे लगेंगे पूरे इस एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी को डील करने में। तो जो काम हमारा कहीं 30-40 घंटे में होगा, बैठ के होगा, वो मेरे साथ आपका वही काम क्या होगा, हार्डली 10 घंटे में हो जाएगा। तो आप टाइम भी बचाएंगे, जाहिर सी बात है टाइम बचेगा, प्लस जाहिर सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी होगी, तो वो सारी चीजें प्लस रात में क्या ना, आप आलसी हो ऐसा तो हो नहीं कि आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, तो आप क्या करोगे कि आपने जोश में एक चैप्टर कर भी लिया, बाकी चैप्टर छोड़ दोगे, बाकी नहीं करोगे। मेरे साथ करोगे तो सारे चैप्टर कर लोगे, है ना। तो इसीलिए ये काम करना है। बाकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं करनी है, डेली का टारगेट बना लो कम से कम, है ना। 14 घंटे पढ़ने का टारगेट बना लो कि हाँ भाई हमें कम से कम 14 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, उससे कम नहीं पढ़ना होगा। चलो अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, है ना। डिस्कशन की जो भी कहानी है वो हम लोग अपने शुरू करते हैं। देखो हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप मुझे साथ साथ आंसर बताते चलो और मैं डिस्कस करता चल रहा हूँ। मुझे पहला जो स्ट्रक्चर दे रखा है, आप जानते हैं भाई वो स्ट्रक्चर मुझे यही दे रखा है, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी एच डबल बॉन्ड सी, एच सी एच थ्री। बताओ भाई आपका आंसर क्या है, साथ में बताते चलो मुझे फटाफट से। 11 सिग्मा एंड 3 पाई, 10 सिग्मा एंड 3 पाई। देख लो भाई सिग्मा एंड पाई बॉन्ड गलत नहीं गिनना है जिंदगी में आपको। अगर मैंने कहा पाई बॉन्ड की बात हो तो 3 पाई बॉन्ड है, ये बात ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। बात आती है भाई मेरे पास में सिग्मा कितने हैं, तो गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10। बोलो भाई 10 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देरी नहीं लगानी है, सॉल्व करते चलना फटाफट से। सेकंड वाले में बताओ भाई, सेकंड वाले में मुझे फटाफट से बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। ठीक है, पहले वाले में 10 सिग्मा एंड 3 पाई थे। सेकंड वाले में आप मुझे बता रहे थे कि भाई सेकंड वाले में कितने हैं, 2 सिग्मा एंड 9 पाई। बोलो भाई, सॉरी 9 सिग्मा एंड 2 पाई, बिल्कुल। चलो थर्ड वाले में बताओ मुझे, थर्ड वाले में बताओ भाई।
और किसी को जहां भी डाउट हो मुझे पूछ लेना, बना कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 सिग्मा, 1 2 3 4 4 सिग्मा बिल्कुल। पाई कितने हैं भाई हमारे पास में, 2 पाई बॉन्ड है। और ऐसा नहीं देखो कि एनसीईआरटी से हमसे पूछता नहीं है, बस कभी क्या डिफरेंस क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, लेकिन क्वेश्चन का टाइप तो यही होगा। जैसे 2015 में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों से। 2015 में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का क्वेश्चन आ चुका है। इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर हमें एक बड़ा सा बना दिया तो और कुछ नहीं था। हाँ भाई बताओ भाई, इसमें बताओ। 12 सिग्मा एंड 3 पाई, 12 सिग्मा एंड 3 पाई बिल्कुल भाई, 12 सिग्मा एंड 3 पाई। किसी को कहीं भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना। चलो C6H12, C6H12 बोलो भाई। हम्म, बोलो भाई कितने सिग्मा, 16, 16 सिग्मा है भाई। 17 देख लो, अलग अलग बता रहे हो, कुछ लोग 16 बता रहे हैं, कुछ लोग 17 बता रहे हैं, कुछ लोग 18 बता रहे हैं। बात कैसे बनेगी बताओ, पेपर में इतने ऑप्शन कैसे टिक करोगे? पेपर में एक ही ऑप्शन टिक करना है, तो 16 17 18 वाले कैसे टिक करोगे? हाँ भाई, पाई तो किसी को दिक्कत ही नहीं है, 1 पाई बॉन्ड है। सिग्मा, सिग्मा मेन है, सिग्मा गिनो कितने हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है मेरे हिसाब से भाई, देखो एक बार। क्या ठीक है? 17 सिग्मा बॉन्ड है। हाँ भाई, CH2Cl2, CH2Cl2 बोलो भाई कितने सिग्मा कितने पाई। 4 सिग्मा बिल्कुल, 0 पाई। हाँ भाई, अगले वाले स्ट्रक्चर में बताओ मुझे कितने सिग्मा और कितने पाई। और दो, अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली कभी मत गिनना, ये बात याद रखना। अगर स्ट्रक्चर आए तो डायरेक्टली कभी मत गिनना। हाँ, C6H12 में रिंग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 6,2 ठीक है। 6 सिग्मा, 2 3 4 6 बिल्कुल, 6 सिग्मा है। और मैंने कहा 2 पाई बॉन्ड है। डायरेक्टली ना गिनने का मतलब है मेरा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा क्या करना, प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करना। एग्जाम में हर क्वेश्चन की अहमियत होगी, वहां नहीं है वो कोई ब्रिक्स का फुल टेस्ट या BTS नहीं है जिसमें क्वेश्चन गलत हो गया तो चल जाएगा। एग्जाम में हर एक क्वेश्चन मायने रखेगा। आज से आपका हर एक मिनट और हर एक क्वेश्चन मायने रखता है। इसलिए जो पढ़ना है बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना है। जो पढ़ा है वही रिवाइज करना है, कोई फर्दर नहीं। सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं। इस टाइम पे जो रामबाण है आपके लिए, जो ब्रह्मास्त्र है, वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, नोट्स प्रॉपर याद रखने हैं। ठीक है ना, नया कुछ नहीं पढ़ोगे, याद रखना। बिल्कुल भी ये सब लालच में मत पड़ना कि हम नया पढ़ लें, इसको भी जान लें उसको भी जान लें, वो बिल्कुल नहीं करोगे आप लोग। सिर्फ क्या पढ़ोगे, सिर्फ एनसीईआरटी। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, जो नॉर्मल चीजें हैं। हाँ भाई, एच वाले केस में बताओ मुझे। 6 सिग्मा एंड 2 पाई, एच वाले में बता लो, CH3NO2 में। मैंने कहा ये हमारे पास में 3H है, बाकी मैंने कहा NO2 है। इस तरह का स्ट्रक्चर है आपके पास में। आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम ये कह पाएंगे कि ठीक है भाई कितने सिग्मा है गिन लो, 1 2 3 4 5। और एक हमारे पास में क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब देखो वो डिपेंड करता है कि हम जो गिनेंगे, दो बातें होती हैं। आपको मालूम है कि अगर सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में गिनना है तो कोऑर्डिनेट ही गिनेंगे। और मैंने कहा वैसे अगर हम कहेंगे तो ये सभी हमारे लिए क्या होंगे, सिग्मा होंगे। एक दो जो नॉर्मल सी बात है वो ये है कि ये सिग्मा, तो मैं कहूंगा उसमें 5 सिग्मा है, 1 पाई है, और 1 मेरे पास में कौन सा है भाई, डेटिव बॉन्ड।
ना। अब वो अलग बात है कि हाइब्रिडाइजेशन में डेटिव बॉन्ड को सिग्मा माना जाता है, बट यहाँ जब मैं बॉन्ड काउंट करूंगा तो उसे मैं डेटिव में ही काउंट करूंगा कि भाई वो डेटिव बॉन्ड है, मैं उसे सिग्मा या पाई में शामिल नहीं करूंगा। अगर मान लो 5 वाला ऑप्शन ना हो, तब की बात कर रहा हूँ, 5 वाला अगर ऑप्शन ना हो तो क्या करोगे? 5 वाला अगर ऑप्शन ना हो तो आप सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर लेना उसे, कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से आप टिक कर लेना। ठीक। चलो भाई, आई वाले केस में बताओ, एच सी ओ वाले केस में बताओ, कितने सिग्मा कितने पाई? स्ट्रक्चर सबसे जरूरी है, ये बात याद रखना, बिना स्ट्रक्चर के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी लापरवाही होगी। और आप जानते हैं अब टाइम लापरवाही का है नहीं, टाइम बिल्कुल लापरवाही वाला खत्म हो चुका है। आपने जिंदगी में जितनी लापरवाही करनी थी उतनी कर ली है। हाँ भाई गिनो, कितने सिग्मा? 8 सिग्मा। गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा भाई। पाई बोलो कितने हैं? तो 1 पाई। तो जब भी स्ट्रक्चर मिलेगा हम बता देंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, निहायत ही आसान है, और फटाफट से मुझे बताना है बिना देरी किए। CH3Cl, मैंने सिर्फ पूछा है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। CH3Cl में बताओ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई? sp3, कौन नहीं जानता है, बिल्कुल भाई, लिखते चलो। नहीं मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं देंगे, एग्जामिनर पढ़े लिखे हैं, आप जानते हो पढ़े लिखे हैं तो अच्छा पेपर बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ भाई, इसके बारे में बताओ मुझे। जैसे ये हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे हम, मैंने कहा बिल्कुल बता देंगे। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम चेक करेंगे तो क्या होगा? sp2 आएगा। इसमें बताओ भाई, और एक्टिव पार्टिसिपेशन रखना अपना, ठीक है ना, ताकि ये ना हो कि बाद में बैठ के फिर सॉल्व करना पड़ रहा है, अभी सॉल्व कर लोगे टाइम भी बचेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हाँ भाई, sp बिल्कुल, है ना। इस वाले कार्बन का sp3, इस वाले कार्बन का sp हो जाएगा। H C डबल बॉन्ड O NH2, मैंने कहा हम इसकी बात करेंगे। बोलो भाई, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, बिल्कुल सही है। मैंने कहा इस वाले की बात करते हैं। तो इस बार जो है कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अब तो ये है कि मैं इस टाइम यूट्यूब से क्लास स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। नेक्स्ट टाइम मैं क्लास यूट्यूब से ले लूँगा, ठीक है ना। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप मैं समझ रहा हूँ मुझे क्या देखना है, तो नेक्स्ट टाइम मैं जो क्लास है वो मैं यूट्यूब से ले लूँगा, ताकि ये ज्वाइन करने वाली प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी, ठीक है ना। आज तो मजबूरी है, आज तो मैं मतलब अब कुछ नहीं कर सकता हूँ कि तुरंत मैं कोचिंग भी नहीं जा सकता हूँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे सामने। हाँ भाई, इसमें बताओ मुझे, ये वाला कार्बन sp3, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ भाई, इस वाले केस को डील करो। इस वाले केस में देखो, और ऐसे क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के हो गए, नंबर ऑफ सिग्मा पाई वाले हो गए, बेस्ट होते हैं स्ट्रक्चर से। तो बोलो भाई, sp3, हाँ भाई, sp2, sp2 बिल्कुल। बताओ भाई, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3, sp3, sp2, ठीक। इधर आ जाओ भाई, इसमें बताओ भाई, sp2, sp2, sp, ठीक है ना। C6H6 सभी जानते हैं बेंजीन है। किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लूं मैं आपसे, बोलो क्या पढ़ोगे? sp। ये मत सोचना कि आसान आसान क्वेश्चंस क्यों, मैं जो एनसीईआरटी में दिया वो सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से यहाँ कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया है, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है ना, वो टाइम
हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारा टाइम सिर्फ कौन सा बचा है, सिर्फ एनसीईआरटी की चीजों को पढ़ने का बचा है। चलो भाई, स्ट्रक्चर है। अब देखो इनके स्ट्रक्चर बनाने, आप स्ट्रक्चर मुझे बना के तो नहीं बता पाओगे, स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, आप मैच कर लेना बस खाली, है ना वो, क्योंकि आप मुझे भेज नहीं सकते स्ट्रक्चर बना के, ये थोड़ी सी दिक्कत है। उसने कहा 2 क्लोरोहेक्सेन, अपना बना लो ताकि आपको लगे कि हाँ आपने भी सही बनाया था। 2 क्लोरोहेक्सेन मतलब मुझे 6 कार्बन लगाने हैं और सेकंड कार्बन पे मुझे क्लोरीन लगाना है, यही बनेगा भाई 2 क्लोरोहेक्सेन का। अगला स्ट्रक्चर पूछा उसने, पेंट 4 इन 2 ऑल, पेंट 4 इन 2 ऑल मतलब 5 कार्बन, सेकंड नंबर के कार्बन पे OH, और मैंने कहा 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। देखते चलना, ठीक है। अगला है 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। उसने कहा कि भाई 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर बनाना है, बना देंगे। 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, मैंने कहा ये आ गया हमारे पास में 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर। फोर्थ वाला मुझसे पूछा गया साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, मैंने कहा ये 1 ऑल हो गया। अब 1 2 सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड आना है, तो ये आ जाएगा साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, फॉर्म आ जाएगा। अगला देखो मुझसे क्या पूछा गया, 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल, हेप्टेनल मतलब 7 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक। अगला पूछा 6 हाइड्रोक्सी मतलब 6वें कार्बन पे क्या होगा, OH होगा। बताओ किसी स्ट्रक्चर को बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बना लोगे पक्का एकदम, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई, ये तो नाम लिखना है, आप लिखोगे ये, आपकी जिम्मेदारी में है। और इस टाइम एनसीईआरटी खोल के मत देखना, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, वहां से देख लोगे तो फायदा नहीं होगा फिर कोई। आप वहां से देख के मुझे नहीं बताना है, इस बार जो जितना पढ़ा है उससे बताओ बस खाली मुझे। ये स्ट्रक्चर थ्योरी में दिया हुआ है नेमिंग का, नेम बताना है मुझे, फटाफट से लिखो जल्दी से, बिना देरी के इसका नाम बताओ मुझे। 2 4 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, ये हेक्सेन कहाँ है, ये तो बेंजीन है, हाँ। तुम्हें हेक्सेन कैसे दिख रहा है, ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो हेक्सेन कैसे दिख सकता है। 2 4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। हाँ भाई बाकी लोग बोलो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी नाम लिखो। 6 क्लोरो 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन, ये बिल्कुल ठीक बात है। 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन, बिल्कुल भाई, ठीक है ना। देखो मैंने कहा हमें जो टास्क है वो ये है, लोकेंट का सम मिनिमम रखना है, तो मैंने कहा लोकेंट का सम मिनिमम रख दिया, ठीक है, और मैंने ये काम कर दिया। अब अगर ऐसा है तो 1 नंबर पे क्लोरीन है इसलिए 1 क्लोरो आएगा, बाकी आप जानते हैं 2 4 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप है इसलिए 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन आ जाए, ये लिखा 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन, बहुत बढ़िया खूबसूरत। चलो भाई अगले वाले का नाम लिखो, अगले वाले का नाम लिखो, और मैं पूरा उम्मीद करूंगा, यहाँ पे मैं वही तो कर रहा हूँ, लोकेंट के सम को प्रायोरिटी दी एनसीईआरटी ने, इसमें मेरी गलती नहीं है कोई भी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, एनसीईआरटी ने यही प्रायोरिटी दे के नाम लिखा है। अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन यही होगा, इवन यही माना भी जाएगा, आप उसे नकार नहीं सकते, आप जानते हैं एनसीईआरटी के सामने किसी भी बात को वैलिड नहीं माना जाता है। इसलिए एनसीईआरटी मत देखना, ये बात याद रखना, जो बताओ बिना एनसीईआरटी देख के बताना। इसीलिए चाहो तो इस एग्जाम्पल को याद रखना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और हमारे अगेंस्ट गया, ये हमारे विपरीत है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और हमारे विपरीत जाएगा। हाँ भाई 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 1 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 नाइट्रो जो भी है ना, 1 क्लोरो 2 क्लोरो 1 क्लोरो, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने आंसर दिया है, बहुत लोगों ने गलत भी दिया है।
मैं बताऊं इसमें एनसीईआरटी ने प्रायोरिटी क्या दी है। एनसीईआरटी ने प्रायोरिटी जो दी है इस क्वेश्चन को, उन्होंने कहा है हमारे पास में भाई हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, लोकेंट के सम को मिनिमाइज किया उन्होंने। और आप भी जानते हैं अब कुछ नहीं कर सकते हम। तो हमारे पास में क्या आएगा, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। ये दोनों ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है आपकी थ्योरी पार्ट में। और मैं चाहूंगा कि दोनों ही आप याद भी रखो, क्योंकि दोनों हमारे विपरीत हैं। हम जो थ्योरी मतलब पढ़ते हैं रूल, उनमें मैच नहीं करते हैं, इनमें कोई ना कोई दिक्कत है। तो उन्होंने लोकेंट के सम को मिनिमम किया है इसमें, इसलिए स्टार्टिंग मिथाइल से की है। हालांकि मिथाइल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के किसी और से नंबरिंग कर दो। लेकिन एनसीईआरटी खुद ये बात कह रहा है कि नहीं भाई, आप इसको 1 मिथाइल से स्टार्ट करो। तो आप भी जानते हैं भाई, हम नहीं कुछ कर सकते हैं उसके आगे, इसीलिए हम ये काम करें। ठीक है। तो देख लो, आपने एनसीईआरटी पढ़ने की प्लानिंग तो बनाई होगी, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं होगी, इसीलिए कुछ लोगों ने इसका आंसर गलत बताया था। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से। इसका आंसर बताओ फटाफट से भाई। आपको नो डाउट फंक्शनल ग्रुप से प्रायोरिटी देके कहानी पढ़ी थी हमारी आगे। 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। ठीक है भाई। हाँ भाई, बाकी लोग बोले हैं, बाकी लोग जल्दी। 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल, बिल्कुल भाई। 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन, ऐसे लिख सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। आपको मालूम भाई फंक्शनल ग्रुप ये है, यहाँ से स्टार्ट किया, लोकेंट का सम भी मिनिमम मिला। तो मैंने कहा सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन, इसलिए 2 क्लोरो आ जाएगा। फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, इसलिए मिथाइल आ जाएगा। और बाकी आप जानते हैं कि भाई मेरे पास में जो मैंने पार्ट यूज किया वो एनिसोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं पूरा क्यों ना उसको एनिसोल लिख दूं, है ना, ये आईपीसी में चल जाएगा। चलो अगले वाला बोलो भाई। हम मिथॉक्सी बेंजीन लिख सकते हो, उसके लिए कोई मना नहीं करेगा, बट एनसीईआरटी ने एनिसोल लिख के दे दिया है, तो एनिसोल ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन भी ठीक है। हाँ भाई इसका बोलो। 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, बिल्कुल भाई लिख सकते हैं, है ना। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने कहा 4 पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा ना, इसलिए 4 इथाइल आएगा, 2 मिथाइल आएगा। उसके बाद में मुझे मालूम है भाई मैं क्या करूँगा, एनिलीन, है ना, एनिलीन यूज करूंगा। या अगर आप अमीनो बेंजीन भी यूज करोगे तो चलेगा, लेकिन एनिलीन हमने यूज कर दिया। हाँ भाई इसका नाम बताओ अगले वाले का। 3 4 डाइमिथाइल फिनॉल, बिल्कुल सही हो भाई। 3 4 डाइमिथाइल फिनॉल। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। तो मैंने कहा हमारे पास में 3 4 पे है, इसलिए 3 4 डाई मिथाइल फिनॉल। अब वो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का एक नोट्स होगा आपके पास में। 3 4 डाई मिथाइल फिनॉल। ठीक है। तो जब ये वाले नोट्स हैं हमारे पास में, तो अब हम अलग से नहीं पढ़ेंगे कुछ भी। हम क्या करेंगे, बस जब भी जरूरत पड़ेगी इसी को रिवाइज किया करेंगे, इसी को हम देखा करेंगे। ठीक है भाई। चलो, आगे बढ़े। चलो, इसका आईयूपीएसी नेम लिख के बताना है आपको। क्या करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। ये एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में ही दिया है आपके। हम जो दिया वो सब एनसीईआरटी में दिया, इस पर एनसीईआरटी से बाहर की बात तो हो ही नहीं रही है हमारी। इसका नाम फटाफट चाहिए मुझे भाई, बिना देरी लगाए इसका मुझे नाम चाहिए।
आप देखो कैसे आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे, आप क्या करोगे ये आप देखो। हाँ भाई, कोई आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास में। 5 इथाइल 5 नियोहेक्साइल डेकेन, 3 इथाइल 5 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल डेकेन, 3 इथाइल 5 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल डेकेन, 3 इथाइल 5 ब्यूटाइल, है ना, 2 2 डाइमिथाइल डेकेन। चलो देखते हैं। तो हमारे पास में यहाँ नंबरिंग करने के दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन कौन सा है मेरे पास में, तो मैंने कहा एक ऑप्शन तो सिंपल है कि मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन पेरेंट चेन में आएंगे। या कोई और है जहाँ से 10 कार्बन मिल रहे हो, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और है, उसको भी लिख ही दे रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ऑप्शन ये है कि मैं इस तरीके से, ठीक है, इसकी नंबरिंग करूं। तो आप ये कह सकते हो कि भाई हमारे पास में जो नाम लिखने का तरीका है, आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर ऐसा है तो इसमें दोनों में से कोई एक नंबरिंग मुझे सेलेक्ट करनी है। मैं अगर इस नंबरिंग के हिसाब से नाम लिखूंगा, तो आप ये कह सकते हैं भाई ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या होगा, साइड चेन का काम करेगा। और अगर साइड चेन का काम करेगा तो बोलो हमारे पास में फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, फिफ्थ पे जुड़ा हुआ है उसमें हमारे पास में क्या होगा। फिर अगर हम अपनी द्वारा से नंबरिंग करेंगे उसमें, तो ये 1 2 3 4, तो सेकंड कार्बन पे इथाइल ग्रुप है, इसीलिए आ जाएगा 2 इथाइल। उसके बाद में आप नाम लिख सकते हो 4 कार्बन है, इसीलिए आ जाएगा हमारे पास में ब्यूटाइल। बाकी का नाम लिख दोगे, बाकी तो मुझे लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 3 डाई मिथाइल, और टोटल हमारे पास में 10 कार्बन, इसलिए मैंने ये वाली नंबरिंग क्यों प्रेफर की है समझ रहे हो। इस वाली नंबरिंग को मैंने इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीफिक्स आ रहे हैं। आप अगर ग्रीन वाली नंबरिंग लेते तो ग्रीन वाली नंबरिंग में सिर्फ 2 ही प्रीफिक्स बनते, जबकि मैंने ये जो ब्लू वाली नंबरिंग की है, इस वाली प्रीफिक्स में 3 आप कह सकते हैं साइड चेन आए हैं। इसीलिए मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन को कंटेन करने वाले पेरेंट चेन को सिलेक्ट किया है। याद है रूल था हमारा कि हम उस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते थे जिस पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन आया करते थे। ठीक है, ओके भाई। हाँ, पहले हम नंबर ऑफ ब्रांचिंग जिसमें ज्यादा आएंगे उसे मैंने कंसिडर किया है, उसके हिसाब से सॉल्व किया है। इसका नेम लिख के बताओ भाई, इसका आईपीसी नेम लिखो फटाफट से। आई थिंक इस बार नंबरिंग वाला मसला ज्यादा सामने आएगा नहीं आपके। आप नेमिंग में कॉमन नेम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने पढ़ा है, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 4 आइसोप्रोपाइल 5 1 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन लिख सकते हैं ऐसे, है ना। नंबरिंग तो इस बार शायद कोई दिक्कत नहीं किसी को करने में। यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा फोर्थ पोजीशन पे हम देखेंगे और 5 पे। तो देखो फोर्थ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, सभी जानते हैं।
और 5 वाले पे हम देखेंगे तो ब्यूटाइल, हाँ ब्यूटाइल में सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो हम कहेंगे 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल। फोर्थ पे कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल, इसीलिए आइसोप्रोपाइल लिख देंगे। टोटल 10 कार्बन है। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसके अलावा दूसरा नाम नहीं लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, है ना। हम वो वाला नाम भी लिख सकते हैं कि 5वें कार्बन पे फिर दोबारा से नंबरिंग करने का हमें ऑप्शन मिलता था, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं। बट एनसीईआरटी ने ये वाला नाम लिख के दिया है इसका, तो मैंने यही लिखा है, क्योंकि भाई अगर मान लो इसी से फ्रेम किया गया क्वेश्चन तो फिर ये नाम ही जाहिर सी बात है उसमें लिखा मिलेगा आपको, इसलिए मैंने इस वाले नाम को लिखा है। तो समझ गए ना, फोर्थ पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, फिफ्थ पे ब्यूटाइल ग्रुप है, लेकिन ब्यूटाइल कौन सा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 डिग्री कार्बन जुड़ा है, इसलिए हमने उसको 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा, 4 आइसोप्रोपाइल लिखा, टोटल 10 कार्बन, तो उसके लिए क्या लिख दिया, रैकेट। दूसरा नाम भी लिखा जा सकता है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ आपसे। इसका नाम लिखो भाई, इसका आईयूपीएसी नेम फटाफट से बिना देरी किए, मुझे इसका आईयूपीएसी नेम चाहिए आपसे। 5 नियोपेंटाइल नोनिन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 5 नियोपेंटाइल नोनिन लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 5 नियोपेंटाइल नोनिन बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। मैंने कहा नंबरिंग कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। हम अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन यहीं सेलेक्ट होगी। 5वें पे है नियो पेंटाइल ग्रुप है, तो हम लिख देंगे 5 नियो पेंटाइल नॉन, ये लिखेंगे। अच्छा दूसरा वाला नाम लिख दोगे क्या, दूसरा वाला नाम लिख दोगे, कैसे लिखोगे, फिफ्थ पोजीशन पे, फिर दोबारा नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, तो बोलो क्या लिखोगे, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, इसलिए 2 2 डाई मिथाइल। बोलो भाई टोटल इधर कितना है हमारे पास में, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, प्रोपाइल। 2 2 डाई मिथाइल, इधर मैंने कहा 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। टोटल पेरेंट चेन में 9 कार्बन थे, बोलो क्या लिख देंगे, 9। ठीक है भाई, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत सही जा रहे हो आप लोग। चलो भाई आगे बढ़ो, आईयूपीएसी नेम बताने हैं, ए वाले से स्टार्ट करो। इनके भी आईयूपीएसी नेम बताने हैं, ए वाले से स्टार्ट करो। हाँ भाई आईयूपीएसी नेम, प्रोपेनिल नहीं लिखेंगे, प्रोपाइल वर्ड यूज करेंगे, सिंपल प्रोपेनिल इस्तेमाल लेंगे। 3 प्रोपाइल बेंजीन, 1 प्रोपाइल बेंजीन। हाँ भाई बोलो, बाकी बाकी लोग बोलो भाई। 1 फिनाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन कैसे हो गया बेटा, ब्यूटेन नहीं होगा। प्रोपाइल बेंजीन भाई, जैसे हमने मिथाइल बेंजीन इथाइल बेंजीन पढ़ा है, वैसे ही क्या है, ये बेंजीन पे जुड़ा हुआ 3 कार्बन का एक स्ट्रक्चर है, 1 2 3, ये 3 कार्बन साइड चेन का पार्ट है, तो मैंने कहा हम उसके लिए क्या लिख देंगे, प्रोपाइल बेंजीन। हमने ऐसे तो पढ़ा मिथाइल बेंजीन इथाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन पढ़ लिया, वही वाली सेम बात हमने हमारे सामने आ गई। सेकंड वाले का नाम बताओ भाई, सेकंड वाले का नाम बताओ भाई, सेकंड वाले का नाम। सेकंड वाले का नाम भाई 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, बिल्कुल सही बात है भाई। क्या सभी को नाम मिल रहा है भाई, आपको मालूम है नंबरिंग यहीं से करनी है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, 5 थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, इसीलिए मैंने कहा ये क्या आ गया, 3 मिथाइल। बाकी हम बिल्कुल जानते हैं भाई हमारे पास में क्या आ जाएगा, पेंटेन नाइट्राइल। चलो बहुत बढ़िया। थर्ड वाले का, सी वाले का नाम बताओ भाई, सी वाले का नाम बताओ भाई। सी वाले का नाम है 2 5 डाई मिथाइल, अरे सेप्टेन कब समझ लगा, हेप्टेन। ठीक है, लिख लें भाई। तो हमने कहा भाई हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हमने कहा भाई सेकंड पोजीशन पे और फिफ्थ पे, इसीलिए आ जाएगा 2 5 डाई मिथाइल, टोटल 7 कार्बन है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, हेप्टेन।
बिल्कुल भाई। चलो डी वाले का नाम बताओ मुझे। डी वाले का नाम, थ्री ब्रोमो थ्री क्लोरो हेप्टेन। नहीं, क्लोरो पहले नहीं आएगा बेटा, ब्रोमो पहले आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, कोई लापरवाही नहीं। बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थ्री ब्रोमो पहले आएगा, उसके बाद में थ्री क्लोरो आएगा। टोटल 7 कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, इसलिए क्या आएगा, हेप्टेन आएगा। ई वाला बताओ भाई। ई वाला थ्री क्लोरोपेंटेनल, बहुत बढ़िया। थ्री क्लोरोपेंटेनल, प्रोपेनल, हाँ प्रोपेनल, थ्री क्लोरोप्रोपेनल। अरे गंगल साहब, वन क्लोरो क्यों होगा गंगल साहब? एल्डिहाइड ग्रुप इज मोर प्रायर। एल्डिहाइड ग्रुप इज कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो किसी भी नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा प्रायर होते हैं। तो मैंने कहा इसीलिए हमारे लिए क्या नाम आ जाएगा, थ्री क्लोरो। ठीक है, टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, इसलिए क्या आएगा, प्रोपेनल। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अगला वाला बताओ मुझे। 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेनॉल, बहुत बढ़िया। 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेनॉल, बिल्कुल। क्या किसी को डाउट है इसमें? वो देखो भाई, यही है। तो तुम ब्यूटेनॉल बता रहे हो, ब्यूटेनॉल किसने बताया था? ब्यूटेनॉल वाला कौन है? इथेनॉल, इथेनॉल। हाँ ठीक है, सेकंड पे है, इसलिए 2,2 डाई क्लोरो इथेनॉल। 2,2 डाई क्लोरो इथेनॉल। ठीक है भाई, चल जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। चल, बहुत बढ़िया। इसका नाम बताओ भाई मुझे। हाँ डाउट जो भी है मुझे बाद में पूछ लेना, अभी डाउट का टाइम नहीं क्लास के बीच में, ये पूरी जल्दी से खत्म भी करनी है ना। हाँ भाई चलो, इसका नाम बताओ। इसका आईपीएसी नेम चाहिए मुझे। हाँ भाई, पेंटेन 2,3 डाइऑन। नहीं नहीं, पेंटेन कैसे हो गया? कार्बन नंबर गिनो, देखो कार्बन नंबर कम कर दिए तुमने। हाँ भाई, हेक्सा 2,4 डाइऑन, 2,4 हेक्सेन डाइऑन। देखो ये है भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, इसीलिए क्या आएगा, हेक्सेन आएगा, सारे सिंगल बॉन्डेड है। सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे दो कीटोन ग्रुप है, इसीलिए क्या है, हेक्सेन 2,4 डाइऑन। ध्यान से देखते जाना, आप गलती कहाँ कर रहे हो, है ना। सिर्फ हेक्स 2,4 लिखोगे तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने क्या छोड़ दिया, एन छोड़ दिया, आपने बताना ही छोड़ दिया कि उसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं या कोई डबल भी है। आज जितनी गलती करनी है कर लो, आज के बाद इन क्वेश्चंस में कभी जीवन में कोई गलती आपसे होनी नहीं चाहिए दोबारा। हाँ भाई चलो, इसका नाम बताओ। इसका नाम क्या लिखोगे? 6 मिथाइल ऑक्टेन थ्रियोल, 6 मिथाइल ऑक्टेन थ्रियोल। थ्रियोल लगाना है इस्माइल भाई, थ्री नहीं छोड़ना है। मैंने कहा ना, अब गलती नहीं करनी है, आज जो करनी है कर लो, आज के बाद नहीं करनी है। 6 मिथाइल ऑक्टेन थ्रियोल, बिल्कुल भाई। क्या सभी को नाम मिल गया? आपको मालूम है भाई, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए इधर से ही नंबरिंग की जाएगी। ठीक, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, इसीलिए ये आ जाएगा 3 मिथाइल। टोटल 8 कार्बन है, इसीलिए आ गया ऑक्टेन। थर्ड पोजीशन पे OH है, इसलिए क्या आ गया, 3 ऑन। मैंने कहा हमारे पास में नाम मिल गया कि भाई नाम होगा। ओके, ओ सॉरी, इट इज 6 मिथाइल। ओके ठीक है भाई, 6 मिथाइल। अब ये ना, तुम इतनी सारी गलती करते हो तो एक आध गलती तो मेरी भी माफ कर दिया करो ना। चलो भाई, इसका नाम बताओ। ये तो बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन हमने ढेर सारे किए हैं, हम बढ़िया से जानते हैं। 5 कीटो हेक्सेनोइक एसिड,
5 कीटो या ऑक्सो, कोई वर्ड इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। 5 कीटो हेक्सेनोइक एसिड, भाई बिल्कुल ठीक है। नंबरिंग कर लें, हम जानते हैं भाई 1 2 3 4 5 6। फिफ्थ पोजीशन पे कीटोन ग्रुप, इसलिए क्या आएगा 5 कीटो। 6 कार्बन है, इसलिए क्या आएगा हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। आगे बढ़े, चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको दो नाम लिखे गए, उन दोनों में से क्या लगता है आपको करेक्ट आईयूपीसी नेम है? है ना, दो हैं, फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से आप मुझे बता देना, नाम लिखने की जरूरत ही नहीं। 1 और 2 में पहला सही है। देखो पहला क्या कह रहा है वो आपसे, 2 डाई मिथाइल सॉरी डाई मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन है, सेकंड कार्बन पे ये है ना, उसने इस हिसाब से नाम लिखा है। दूसरे वाले में नाम लिखने के लिए क्या कहा उसने, 2 डाई मिथाइल पेंटेन। तो आप भी जानते हैं भाई, हम 2 डाई मिथाइल तो लिखेंगे नहीं इसको, टू टू लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, ये सही नाम लिया है, दूसरा वाला गलत लिख दिया उसने। चलो बी वाला बताओ, बी वाला बताओ, बी वाला, बी वाले का पहला ही सही है। बी वाले का पहला सही है, समझ गए क्यों सही है? क्यों सही है, जल्दी से लिख तो दो इस बात को भी। क्यों सही है दूसरे वाले का पहला? पहला सही है, ये बात ठीक है, पहला सही क्यों है? पहला सही क्यों है? लोएस्ट लोकेंट रूल, बिल्कुल भाई, सम इज लेस, लोकेंट का सम कम है। ठीक, बिल्कुल भाई, मालूम होना चाहिए कि कहानी है क्या। लोकेंट का सम लेस है। चलो सी वाला बताओ भाई, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन और 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, कौन सा सही है भाई? सी का पहला, समझ गए क्यों? समझ गए ना, कि भाई 2 पहले आएगा, सबसे पहली बात तो ये है। और आप चाहो तो स्ट्रक्चर बना के देख लो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लो, सारी चीजें आपके फेवर में आएंगी। चलो भाई डी का बताओ, डी में कौन सा सही है? डी में पहला, ब्यूट 3 आइन 1 ऑल। ये है भाई ब्यूट हमारे पास में ये। और मैंने कहा हमारा एक बार हमसे कहा कि ब्यूट 3 आइन 1 ऑल, मतलब ओ एच यहाँ लगा के, और 1 2 3 4 ये वाली नंबरिंग की गई। और एक बार कहा गया कि ब्यूट 1 आयन 4 ऑल। आप भी जानते हैं भाई, हम ये वाली नंबरिंग प्रेफर करेंगे, है ना। हम ये वाली नंबरिंग प्रेफर करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें ओ एच की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ओ एच एक फंक्शन ग्रुप है जिसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगली बात बताओ, मैंने कुछ आपसे स्ट्रक्चर पूछे हैं, आपसे कुछ बात पूछी है मैंने, कि भाई ये कुछ कंपाउंड दिए, इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं हमें बेसिकली, कि भाई इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बनेंगे क्या। अब स्ट्रक्चर आप तो बना नहीं पाओगे, आप मुझे बता तो पाओगे नहीं, लेकिन अपने आप बना लो, कम से कम इतना तो होगा कि हमने बनाए थे और सही बनाए थे। बनाऊंगा तो मैं ही। हाँ भाई, बना दूं, मैं बना रहा हूँ, आप चेक करना, मुझसे पहले बना के रखना। ऑर्थो इथाइल एनिसोल, मैंने कहा एनिसोल की बात की जा रही है, मतलब ओ CH3 है। ऑर्थो इथाइल मतलब ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ेगा, इथाइल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक, हाँ बिल्कुल, बना के रखो अपने, बस मुझसे मैच कराओ। पैरा नाइट्रो एनिलीन, मैं जानता हूँ एनिलीन ये है। पैरा नाइट्रो मतलब पैरा पोजीशन पे NO2 लगाना, लगा दिया। जहां मैच ना करे वहां मुझसे पूछना। 2 3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, बढ़िया स्ट्रक्चर है ये, है ना। स्ट्रक्चर देके नाम पूछ लेगा, अब इसी में उल्टा तो काम कर सकते हैं ना। इतना अधिकार तो आपने एग्जामिनर को दिया है कि वो आपसे कुछ भी पूछेगा। तो मैंने कहा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, 1 फिनाइल मतलब फिनाइल, पेंटेन मतलब मेरे पास में 5 कार्बन है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1 2 3 4 5, तो 1 फिनाइल लग गया भाई। और उसने कहा 2 3 डाई ब्रोमो, है ना, तो मैंने कहा एक ब्रोमीन यहाँ लगा दूं और एक ब्रोमीन यहाँ लगा दूं। बोलो, सहमत हो आप मेरी बात से, स्ट्रक्चर से? चलो अगला वाला स्ट्रक्चर बनाओ, बढ़िया स्ट्रक्चर है ये भी। स्ट्रक्चर देके आईयूपीएसी नेम पूछ ले। हमसे कहा गया 4 इथाइल 1 फ्लोरो
टू नाइट्रोबेंजीन, मतलब 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो 4 इथाइल। देखो बन गया स्ट्रक्चर। हाँ भाई, बहुत आराम से बन गया, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी हमें। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। मुझसे कहा गया कि पहचान के बताना है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल। हाँ, वो आईपीसी नेम ठीक है बिल्कुल। सी वाले का जो आईपीसी नेम दिया है वो ठीक है, वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, नाम हम इसी तरह से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। फिनाइल को भी तो 1 नंबर दे दिया ना हमने। हाँ भाई, इलेक्ट्रोफाइल, पहले इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल बताओ। इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल बताओ पहले, कौन कौन से हैं इलेक्ट्रोफाइल, कौन कौन से हैं। BF3, बिल्कुल भाई, BF3 एक लिविस एसिड है, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल है। बोलो भाई, हमारे पास Cl प्लस। अगला बताओ भाई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, है ना। और बोलो कौन है भाई, NO2 प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गए। चलो न्यूक्लियोफाइल बताओ, जो बच्चे को न्यूक्लियोफाइल है वैसे भी। और हम जानते हैं HS माइनस नेगेटिव चार्ज वाला, C2H5O माइनस नेगेटिव चार्ज वाला, है ना। ट्राई मिथाइल अमाइन नेगेटिव चार्ज वाला। और कोई है भाई, हाँ हाँ है, ये रहा हमारे पास में NH2 माइनस। पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को, क्या सबने पहचान लिया था। क्यों भाई, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, अगला क्वेश्चन मुझे बताओ। मुझे आपसे ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं इनका नेगेटिव लोन पेयर क्या करें इस्माइल भाई, मैं समझ नहीं पाया नेगेटिव लोन पेयर। मतलब ये याद है मैंने बताया था कि ऐसे काम करता है, वो रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि जैसे कोई लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे दिखाते हैं बहुत सारी जगह पे नेगेटिव चार्ज को। वो नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही होता है ना, तो उस वजह से ऐसे दिखा देते हैं। हाँ भाई, क्या पूछा था मैंने आपसे, मैंने पूछा था आपसे कि भाई मुझे इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए, मुझे इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए। हाँ भाई असलान भाई, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। बोलो भाई, क्या 1 2 3 सबको लगा आंसर। बिल्कुल आंसर 1 2 3 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ गए क्यों। देखो पहला स्ट्रक्चर क्या है, न्यूट्रल। पहला स्ट्रक्चर क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल से ज्यादा स्टेबल कोई नहीं होता है, कभी नहीं हुआ आज तक, ठीक है। सबसे पहले आया। अब इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे, ऑक्सीजन पे। यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पे, कार्बन पे। बाई रूल नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, इसलिए कौन आएगा सेकंड, फिर कौन आएगा थर्ड। ठीक है। हाँ भाई बोलो, क्वेश्चन क्या है, मतलब मैं क्वेश्चन आपसे समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं मुझे इस एस्टर के। देखो इसमें मैंने आपसे ये कहा कि पहला न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये हमने पढ़ा था। अब ये दोनों चार्ज स्ट्रक्चर है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे। और इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे। तो बाई रूल नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो जिसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया वो ज्यादा स्टेबल हो गया। हाँ भाई, क्वेश्चन ये है कि ये दोनों ही इस, आप कह सकते हैं CH3COO CH3 एस्टर के कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर नॉट मेजर कंट्रीब्यूटर। याद है कंट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ा था टुवार्ड्स रियल हाइब्रिड। तो रीजन देना है बस खाली आपको कि रीजन क्या है। पहले वाले का रीजन बताओ, पहला वाला मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है, क्यों नहीं है पहले वाले में, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है बोलो। क्योंकि फर्स्ट वाले में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कार्बन की, कार्बन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे 6 है, तो मैंने कहा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। आपको याद है कोई भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये नहीं होगा। दूसरे वाले में रीजन बताओ मुझे, दूसरा वाला भी इसका मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं माना गया, दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में क्या होगा। ओ पर पॉजिटिव आ गया, ओ पर पॉजिटिव आ गया और चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दूर चले गए।
पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का दूर होना ठीक नहीं होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर चले गए, प्लस O पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, दोनों ही मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं पाएंगे इसके। ठीक है भाई, चलो बताओ कौन सा इनमें से ज्यादा स्टेबल एनायन। बहुत आसान है, इतना आसान है जितना आपने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। इन दोनों में से विच वन इज मोर स्टेबल। स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो तो मैं फिर बना दूं, CH2 माइनस और यहाँ NO2 जोड़ा है, इस स्ट्रक्चर में CH3 CH2O माइनस, विच वन इज मोर स्टेबल। फर्स्ट वन और सेकंड वन, सेकंड वन बता रहे हो तुम, कुछ लोग सेकंड बताने की कोशिश कर रहे हैं, सेकंड क्यों, सेकंड नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, अब रील्स बनाने का टाइम नहीं है, रील्स बनाना बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो कुछ दिन के लिए, कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, नीट का एग्जाम हो जाए उसके बाद में दोबारा अकाउंट ओपन करना है। क्यों, समझ गए। NO2 क्या होता है, NO2 इज स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। अगर NO2 एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है तो क्या करेंगे, मैंने कहा हम ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में वो क्या करेगा, एनायन को स्टेबल करेगा। समझ गए पहला वाला क्यों स्टेबल था, पहले वाले में एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ा था जो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा था। हम्म, चलो क्वेश्चन क्या है मैं समझा दे रहा हूँ। मुझे ये कंपाउंड दे रखे हैं, आपको देख के ये बताना है कि इनमें से ये जो दोनों कंपाउंड है ये एक दूसरे के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, या एक दूसरे के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर है, या ये रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो पहले वाले एग्जांपल को देख के बताओ, पहला वाला एग्जांपल क्या है, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दे आर दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, पहला स्ट्रक्चरल, दूसरा ज्योमेट्रिकल, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है भाई, पहला समझ गए, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है, स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर अलग है मतलब दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चर अलग मतलब दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। सेकंड वाले क्या, GI समझ में आ गए, GI है, यहाँ पे देखो DHH सेम साइड में, यहाँ पे H और H अपोजिट साइड में, मतलब दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तीसरे वाले बताओ भाई, तीसरे वाले बताओ भाई, तीसरे वाले क्या है, तीसरे वाले मुझे एग्जांपल बताओ, तीसरा वाला, तीसरा वाला दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। भाई एटम सब अपनी जगह पे हैं, सिर्फ क्या हो रहा है, आप मानो पॉजिटिव चार्ज इधर उधर डिस्पर्स हो रहा है, तो हम जानते हैं जिनमें एटम्स की पोजीशन सेम होती है और चार्ज इधर उधर मॉलिक्यूल में घूमता रहे, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं हमारे। देखो मुझे जो है ये कंपाउंड दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इनमें सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। बताओ भाई, पहले वाले का ऑर्डर, आप मुझे 1 2 3 इस तरह की फॉर्मेट बता सकते हो। पहले वाले का ऑर्डर 1 2 3, दूसरे वाले का ऑर्डर बताओ, चलो दूसरे वाले का ऑर्डर बताओ, दूसरे वाले का भी सेम होगा। मुझे नहीं लगता किसी को भी दिक्कत आई होगी आप में से, सभी लोग बहुत आराम से समझ गए होंगे इस बात को। आपको मालूम है यहाँ 3Cl का माइनस आई काम करेगा, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1 का। हम सभी जानते हैं भाई जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। दूसरे वाले का आंसर भी क्या है, 1 2 3 होगा। दूसरे वाले में इंक्रीज क्यों करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, दूसरे वाले में भी डिक्रीज करेगा। भाई ये है ना, यहाँ पे हमारे पास में इसका प्लस आई है, यहाँ प्लस आई है और यहाँ प्लस आई है, तो तीसरे वाले में कार्बन नजदीक में आ गए, प्लस आई सेम है, तो मैंने कहा हम बिल्कुल कहेंगे कि भाई हमारे पास में ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 रहेगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज नहीं करेगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा। याद करो मैंने आपको क्या लिखाया था कॉपी में, मैंने कॉपी में एक बात कही थी आपसे कि जैसे जैसे ब्रांचिंग में, ठीक है, अगर इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम एंड ब्रांचिंग इंक्रीजेस तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। यहाँ तो नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बढ़ रहे हैं और ब्रांचिंग भी बढ़ रही है, तो मैंने कहा क्या होगा, आप कह सकते हैं ये हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बढ़े, ब्रांचिंग भी बढ़ी, कोई नहीं, मतलब मेरी बात समझ में आ गई ना बस।
ये बात है। मुझे आपकी बात समझ में ना आए उसकी दिक्कत नहीं है, मेरी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। हाँ भाई चलो अगला क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करो। हालांकि इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने क्लास नोट्स में कराया हुआ है, बट डेटा में कोई डिफरेंस हो सकता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा। On complete combustion, 0.246 gram of an organic compound gave 0.198 gram of carbon dioxide and 0.1014 gram of water. Determine the percent composition of carbon and hydrogen. हाँ भाई बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं लगाना है आपको, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपको। तो मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं तरीका बता चुका हूँ, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। कार्बन इज 21.9%। कार्बन इज 29.1, ठीक है। कार्बन इज 80%, नहीं 80 नहीं आएगा बेटा, 21.9 इज करेक्ट आंसर। चेक करो कैसे। चलो मैं बताऊं कैसे। उसने कहा कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है, 0.198। आप जानते हैं कि जो 44 ग्राम CO2 होता है दैट कंटेन्स 12 ग्राम कार्बन, यही तो पढ़ा था हमने। तो मैंने कहा हमारे पास में 0.198 ग्राम CO2 है, तो 0.198 ग्राम CO2 में कितना आ जाएगा, 0.198 इंटू 12/44 ग्राम कार्बन। ये मुझे क्या मिल गया भाई, कार्बन 21.9, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई हमें ये बात मालूम है, ये बात हम जानते थे कि हमारे पास में जो 44 ग्राम CO2 है दैट कंटेन्स 12 ग्राम कार्बन, हमारे पास में 0.198 ग्राम CO2 है। तो मैंने कहा उसमें कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो मैंने कहा ठीक है, ये आ जाएगा 0.198 इंटू 12/44 ग्राम। हाइड्रोजन का भी तब तक कैलकुलेट करो, है ना। जिन लोगों का कार्बन का आ गया वो लोग हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने कहा 0.198 ग्राम CO2 में कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 0.198 डिवाइडेड बाई 44 ग्राम। ये कार्बन मिल गया आपको। अगर कार्बन मालूम है तो परसेंट वेट ऑफ कार्बन में बता दूंगा। तो मैंने कहा ये आ जाएगा मेरे पास में वेट ऑफ कार्बन, है ना, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि 0.246 लिया था, और परसेंटेज के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा आपसे। आपने उसे सॉल्व कर लिया और ये 21.9% आ गया। हाइड्रोजन का भी आपने सॉल्व किया, हाइड्रोजन का आपने सॉल्व करके बता रहे हैं आप 4.6%, है ना, बहुत बढ़िया। 4.6%, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कहानी कि 18 ग्राम वाटर जो होता है दैट कंटेन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन, हमने कितना ले रखा है भाई, 0.1014 ग्राम। तो मैंने कहा इसमें कितना बनेगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0.1014 डिवाइडेड बाई 18 ग्राम। इतना हाइड्रोजन आ गया।
अगर हाइड्रोजन मिल गया तो परसेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन बता देंगे हम। तो मैंने कहा जो भी हाइड्रोजन का वेट होगा 2 × 0.1014 डिवाइडेड बाई 18, उसे सैंपल के वेट से डिवाइड कर देंगे जो कि 0.246, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और जैसा कि आप बता रहे हैं ये वैल्यू 4.6%। हम लोग 4.57 4.6 सब एक ही वैल्यू है, हम उन्हें वैसे कोई वैल्यू यहाँ पे टिक कर देंगे, हमें कोई इसके लिए दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, फटाफट से सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन किताब में है आपके, सेम क्वेश्चन जो है वो बुक में है आपके, मतलब नोट्स में है। डीमास मेथड का क्वेश्चन, तरीका मैं पढ़ा चुका हूँ, तरीका आपको मालूम है, आपको अच्छे से आता है तरीका क्या है। जल्दी 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 भाई। हाँ भाई, आंसर नहीं आया अभी तक किसी का? और ये सब आप पढ़ चुके हो, आपने पार्ट टेस्ट पढ़ लिए हैं, पार्ट टेस्ट में ये टॉपिक कवर हो चुका है। ये टॉपिक कवर हो गया, मतलब अब आपको इसके लिए किसी नोट्स को देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। देखो मैंने आपसे कहा कि भाई 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, 50 ml नाइट्रोजन, याद करो, याद करो हमारा डिस्कशन हुआ था P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 पे। तो हमने कहा भाई एक प्रेशर, ठीक है, हमें जो टोटल प्रेशर है सर, एक्वस टेंशन ये है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो गैस का प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन हटा देना, तो वो 700 mm होगा। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास में जो 700 mm प्रेशर है उस पर नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम है वो 50 ml है, हाँ 17.5%, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर 300 केल्विन है, हम उसे एसटीपी पे लाएंगे जहाँ का प्रेशर 760 है, वॉल्यूम हम नहीं जानते हैं, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर 273 है। ठीक है, यहाँ से हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, यहाँ से हमें V2 की वैल्यू मिल जाएगी कि भाई हमारे पास में V2 क्या होगा। नेक्स्ट टाइम से क्लास में वन नोट में लूंगा, पीपीटी में बड़ी दिक्कत आ रही है जो है। वन नोट में ये वाली दिक्कत बिल्कुल नहीं आती है। चलो आज तो खैर पूरी कर ही देता हूँ मैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्लास जो वन नोट में शिफ्ट करता हूँ। मतलब समझ गए ना आगे क्या करना है हमें। क्लास थोड़ी सी देर और बेटा, 8-10 क्वेश्चन और है। नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। जहाँ पढ़नी है मैं बता दे रहा हूँ, उसके अलावा आप परेशान मत होना। ऑर्गेनिक पढ़ना है ना, इनऑर्गेनिक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ बिल्कुल, नोट से हो सकता है, नोट्स पढ़ के क्वेश्चंस लगाने हैं। हाँ मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़वाऊंगा। मेरा टारगेट ये है कि आपको घर पर बैठ के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में टाइम बर्बाद ना करें, मैं आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद पढ़ा दूँ। नहीं फिजिकल से मतलब क्वेश्चंस भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिकल के क्वेश्चंस भी ऐसे मतलब रिलेवेंट होते हैं। जो क्वेश्चन काम के मैं करा दूंगा, परेशान मत, तो मैं फिजिकल भी करा दूंगा। जब मान लो ये बात चली रही है तो फिजिकल भी करा लेते हैं, दोनों ही बातें जो हम एक साथ देख लेते हैं। हाँ अभी से प्रीवियस ईयर लगाओ, एनसीईआरटी मुझ पर छोड़ दो। एनसीईआरटी पूरी मुझ पर छोड़ दो, एनसीईआरटी में टाइम टू टाइम आके कराता रहूंगा। ठीक है ना, पहले ऑर्गेनिक कराऊंगा जो सबसे जरूरी है, पहले वो कराऊंगा, उसके बाद में बाकी को हम देखेंगे। अभी फिलहाल में नहीं हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो बात क्या थी, पहले हम अपनी ये वाली बात पूरी करते हैं आज। तो मैंने कहा हमारे पास में ये फॉर्मूला था P1 V1 वाला। प्रेशर हमें मालूम है, हमें जो प्रेशर कंसिडर करना है इसमें, वो 700 कंसिडर करना है। वॉल्यूम 50 ml था, डिवाइडेड बाई T1 300 केल्विन है, P2 760 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 मैंने कहा 273 हमें लेना है। यहाँ से हमें V2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी वैल्यू मिलेगी आपको, ये वैल्यू आएगी 41.9 ml। अब मैंने कहा हम अगर वॉल्यूम मालूम है तो मोल निकाल देंगे एसटीपी कंडीशन पे। तो आप ये कह सकते हैं भाई मोल कितना आ जाएगा, 41.9 डिवाइडेड बाई 22,400। मैंने कहा मैं मोल को लिख सकता हूँ वेट अपॉन मोलर वेट। मोलर वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 28। तो यहाँ से मुझे वेट पता चल गया 41.9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 22,400। अगर मुझे नाइट्रोजन का वेट मालूम है तो मैं परसेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन बता दूंगा यहाँ से। तो मैंने कहा उसके परसेंट वेट के लिए मैं क्या करूँगा, जो भी नाइट्रोजन का वेट है मैं उसे सैंपल के वेट से डिवाइड करूंगा। सैंपल का वेट मुझे दे रखा है 0.3 है, और परसेंटेज के लिए मैं उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जैसा कि आप बता रहे हो वैल्यू हमारे पास में 16.4% है, सॉरी 17.4% आ जाएगा। ठीक है ना, यही तरीका याद कर लो। हाँ एसटीपी पे हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो एसटीपी पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 273 लेंगे हम। हमेशा हमारी कैलकुलेशन एसटीपी पे होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो ड्यूमास मेथड का है, सॉरी जेडाल मेथड का है, वो भी हमने बढ़िया से पढ़ा है। फटाफट से सॉल्व करो, फटाफट से आंसर बताओ। फटाफट से सॉल्व करके फटाफट आंसर बताओ मुझे। सॉल्व करते रहो भाई। याद है ना, ये तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। तो हमें जो इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 दे रखे हैं, मैंने कहा इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 जो हमें दिए हैं वो कितने दे रखे हैं, तो मोलरिटी 1 है, एन फैक्टर 2 है, वॉल्यूम 10 ml है, मैं उसे लीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने कहा वो 2/100 दे रखा है। मैंने आपसे कहा था इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया के बराबर कर देंगे। इक्विवेलेंट्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। 56% सही आंसर है भाई। NH3 का इक्विवेलेंट था मोल इंटू एन फैक्टर, मैंने कहा था 1 लेना है, 2/100। ये मोल ऑफ अमोनिया आ गया था। मैंने आपसे कहा कि जो मोल ऑफ अमोनिया है वही मेरे लिए मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम है, तो मैंने कहा 2/100 आ गई। अब मुझे नाइट्रोजन एटम का मोल मिल गया तो मैं वेट बता दूंगा। तो मैंने कहा वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम अगर मैं देखूंगा तो 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 2/100। अब मुझे नाइट्रोजन का अगर वेट मालूम है तो मैं परसेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन बता दूंगा। तो मैंने कहा मेरे पास में ये दे रखा है। ठीक है भाई, मैं अगर चाहूँ तो सैंपल के वेट से डिवाइड कर दूँ और 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं उसे सॉल्व कर दूँ तो नाइट्रोजन का जो परसेंट वेट है वो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 56% आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। चलो
अगला याद करो, हमने कैरियस मेथड का क्वेश्चन भी पढ़े। कैरियस मेथड का क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ बिना देरी के। मतलब मेथड तो सारे याद है ना, मेथड तो नहीं भूले, बाकी सारी कहानी पूरी हो जाएगी, मेथड मत भूलना। कैलकुलेशन में गलती होगी सुधर जाएगी, लेकिन मेथड ही भूल गए तो उसे सुधारने का कोई ऑप्शन उस टाइम नहीं होगा आपके पास में। तो आप मुझे ठीक है बता सकते हैं कैलकुलेट करके। 34%, बिल्कुल सही बात है भाई। याद है तरीका क्या था? AgBr है, हम जानते हैं 188 ग्राम। AgBr कंटेन्स 80 ग्राम ब्रोमीन, ठीक है। तो हमने कितना ले रखा है भाई? 0.12 ग्राम ले रखा है। तो आप ये कह सकते हैं भाई 0.12 ग्राम में कितना होगा? तो ये आ जाएगा 80 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 188 ग्राम। ये निकल के आ गया। अब आप ये कह सकते हैं भाई ये मेरे पास में क्या आ गया? ब्रोमीन आ गया। अगर ब्रोमीन का वेट मालूम है तो मैं परसेंट वेट ऑफ ब्रोमीन बता ही दूंगा। तो परसेंट वेट ऑफ ब्रोमीन का तरीका सिंपल था कि भाई जो भी ब्रोमीन का वेट है उसे मैं सैंपल के वेट से डिवाइड कर दूं और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। और जैसा कि हम सॉल्व कर रहे हैं, ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी? 34% आएगी। अगला देखो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, हमने सल्फर के लिए भी सॉल्व कर रखा है। हम जानते हैं सल्फर के लिए सॉल्व करने का तरीका क्या पढ़ा था हमने। फटाफट से बताओ मुझे आंसर क्या होगा इसका। हाँ भाई, याद आ गया तरीका क्या था? तरीका वही था कि 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में सल्फर कितना था भाई? 32 ग्राम, ठीक है। हमने कितना ले रखा है? तो हमने बेरियम सल्फेट ले रखा है 0.4813 ग्राम। इतने बेरियम सल्फेट में कितना सल्फर होगा? तो ये आ जाएगा 32 इंटू 0.4813 डिवाइडेड बाई 233 ग्राम सल्फर। ये मुझे सल्फर मिल गया। अब मुझे अगर सल्फर का अमाउंट मालूम है तो मैं परसेंट वेट ऑफ सल्फर बता दूंगा। तो परसेंट वेट ऑफ सल्फर अगर मैंने कैलकुलेट किया तो मैं कह दूंगा ये आ जाएगा 32 इंटू 0.4813 डिवाइडेड बाई 233। सैंपल का वेट कितना है? 0.157 इंटू 100, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लो तो कितना आ जाएगा? 42.1%। हाँ भाई, बाकी जो लोग आंसर नहीं बता रहे हैं क्या उन लोगों को भी आंसर मिल रहा है ना? इसको सॉल्व करो भाई। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लास्ट में जो एक्सरसाइज रहती है उनका क्वेश्चन है। हाँ, आंसर वैसे कोशिश करो कि सभी लोग आंसर बताओ, है ना। कोई छूटना नहीं चाहिए आंसर से। आंसर सभी लोग बताओ। कोई नहीं, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। ये ऐसे ही कैलकुलेशन में टाइम तो फिर लगता है। हाँ भाई बोलो। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 69% कार्बन एंड 4.8% हाइड्रोजन, द ठीक है रिमाइंडर बीइंग ऑक्सीजन। Calculate the masses of carbon dioxide and water produced when 0.2 gram of this substance is subjected to complete combustion. मैं हेल्प कर दूं कुछ आपके इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इस टाइप का प्रॉब्लम हमने पहले नहीं सॉल्व किया है। तो हम ये जरूर जानते हैं कि अगर हमारे पास 44 ग्राम CO2 है, उसमें कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम होता है। हम मान लेते हैं, हमें नहीं मालूम है कि भाई CO2 कितना बना, हमने माना कि m ग्राम CO2 बना। तो m ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा? ठीक है ना। तो m ग्राम CO2 में मैंने कहा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा 12 इंटू एम अपॉन 44 ग्राम कार्बन। आपको कार्बन का वेट मिल गया।
अगर मुझसे कहा जाता है कि भाई आप कार्बन का परसेंट वेट बताओ, तो आप जानते हो कार्बन का परसेंट जो कि क्वेश्चन में 69% दे रखा है, मैं अगर अपनी तरफ से कैलकुलेट करता तो जो भी कार्बन का वेट मिला था उसे सैंपल के वेट से जो कि 0.2 ग्राम उससे डिवाइड करता, और परसेंटेज के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, और मेरे हिसाब से m अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0.506 ग्राम आएगा, इतना CO2 मिलेगा। अब यही सेम टास्क हमें क्या है पानी के लिए करना है। पानी में क्या था कि 18 ग्राम H2O में हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। हमें नहीं मालूम है कि भाई हम फिर भी मान लेते हैं कि m ग्राम H2O बनेगा कंबशन से, तो उसमें हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, तो 2 × m/80। मुझे ये पता चल गया कि भाई हमारे पास में हाइड्रोजन इतना होगा। हमसे अगर वो परसेंटेज कैलकुलेट कराता तो हम कैसे कैलकुलेट करते, तो जो भी हाइड्रोजन का वेट था उसे हम सैंपल के वेट से डिवाइड करते, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ से मुझे m मिल जाएगा, और वही m क्या होगा, पानी के मास को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर 0.086 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मतलब है तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि वो बहुत अलग टाइप का है, अलग टाइप का नहीं है, है वही टाइप, बस थोड़ी सी बात है जिसमें चेंजेस आ गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, वही जेडाल मेथड का है। इवन हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते भी हैं। मुझे फटाफट से एक बार सॉल्व करके बता तो दो। है ना, मैं भी अपना साथ में सॉल्व करता रहता हूँ। इक्विवेलेंट्स अगर मैं कैलकुलेट करूँ ऑफ H2SO4, तो वो 0.5 मोलर है, एन फैक्टर 2 इंटू 50 ml, तो मैंने कहा वो 50 आ जाएगा। मतलब अभी ml में ही रहने दे रहा हूँ, बाद में चेंज कर दूंगा मैं। NaOH का है, तो मैंने कहा 0.5 मोलर है, एन फैक्टर 1, 60 ml है तो 30 आ जाएगा। आप भी जानते हैं भाई 30 इक्विवेलेंट तो H2SO4 का NaOH के साथ रिएक्ट किया है। मतलब इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने कहा जो इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 है हमारे पास में, हम देख रहे हैं कि भाई वो इक्विवेलेंट्स जो है 0.5 मोलरिटी है, एन फैक्टर 2 और 50 ml हमने लिया है, तो 50 के बराबर है। इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 हम चेक करेंगे, तो हमने कहा कि भाई हमारे पास में मोलरिटी 0.5 है, एन फैक्टर 1 और वॉल्यूम 60 ml है, तो 30 के बराबर है। तो जो H2SO4 ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, equivalents of H2SO4 reacted with organic compound, वो आप कह सकते हो भाई 20। मतलब ये मैंने ml में लिया था, अब फाइनल कैलकुलेशन का टाइम आ गया तो मैं उसे 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। 56% सही आंसर है भाई, बिल्कुल, है ना। अब मुझे मालूम है कि भाई ये इक्विवेलेंट्स आ गया, इसी के इक्विवेलेंट्स को मैं अमोनिया के इक्विवेलेंट के बराबर करूंगा, जो कि मोल इंटू एन फैक्टर होगा। मोल मुझे मालूम है कि भाई यहाँ से पता चल गया कि अमोनिया का इतना है। अगर अमोनिया का मोल इतना है तो याद है वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम हमने कैसे कैलकुलेट किया था, 14 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अरे यार,
ठीक है, तो आप फाइनली वेट तक तो पहुंच गए थे, उसके बाद कैलकुलेट कर लोगे, तो उसके बाद क्या रहेगा वो आप बता दो, परसेंटेज आप कैलकुलेट करके बता दो कि हाँ भाई ये रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को। आप लोगों की मर्जी होगी तो, आप लोगों की अगर मर्जी होगी तो मैं ऐसी रिवीजन क्लासेस और लगा सकता हूँ। पर मान लो आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हुए, आप लोग क्लास नहीं किए, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। नहीं ऑफलाइन बेटा लगा नहीं सकते ना, दिक्कत ये है। ऑफलाइन तो हम लगा लेते, ऑफलाइन ही बुला लेते, लेकिन ऑफलाइन लगा नहीं सकते है ना। हम लोग इतना है कि मैं इस तरीके से पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज करा दूंगा आपको, आपको वाली दिक्कत नहीं आएगी अपनी ऑर्गेनिक वाली, कि आप घर पे बैठ के फालतू में टाइम बर्बाद नहीं कर पाएंगे। हाँ ऑनलाइन तो कोई नहीं, ऑनलाइन जब तक है तब तक लगा देते हैं। ऑफलाइन का बेटा कोई भरोसा नहीं है, अगस्त अगस्त में शायद हो। हाँ भाई, चलो ये सॉल्व कर लेंगे हम ना। तो हम जानते हैं कि भाई 143.5 ग्राम AgCl में क्लोरीन कितना था, 35.5 ग्राम। तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है कितना, 0.5740 ग्राम में। उतने AgCl में कितना क्लोरीन होगा, वो आ जाएगा 35.5 इंटू 0.5740 डिवाइडेड बाई 143.5। इतना क्लोरीन मिल गया। अगर मुझे क्लोरीन मिल गया तो क्या मैं परसेंट वेट ऑफ क्लोरीन बता दूंगा, बहुत हंसते हंसते बता दूंगा। नहीं अगली बार जूम पे क्लास ले लूंगा, है ना, जूम पे क्लास बोल, सॉरी जूम कह रहा हूँ, अगली बार यूट्यूब से क्लास ले लूंगा। तो ये वाली दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को, 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट वाली। आज मुझे मालूम बहुत से लोगों के साथ दिक्कत रही है ये वाली। अगली बार जो है यूट्यूब से रहेगी, तो जितना भी मना है उतने ऐड। तो हमने कहा कि भाई ये आ जाएगा हमारे पास में, है ना, 35.5 इंटू 0.5740 डिवाइडेड बाई 143.5, ये मिल गया। अब मैंने कहा कि भाई ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से क्या कर सकता हूँ भाई, सैंपल के वेट से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि 0.3780 है, और परसेंटेज के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ। मैं अगर उसे सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 37.5% आ जाएगा। ठीक है, चल जाएगा इतना। मतलब ये तो वही कैरियस मेथड पुराने वाले ही हैं हमारे। अच्छा अगला देखो, हालांकि क्वेश्चन सेम, वही अभी हमने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया था, फिर एक सेम क्वेश्चन दे रखा है मुझे। फटाफट से सॉल्व करके सभी लोग आंसर बताएं, चाहे कैलकुलेशन मोबाइल से करनी पड़े। कैलकुलेशन मोबाइल से करनी पड़े, पर इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि सभी बताएं, मैं आपके बाद में सॉल्व करूंगा इसे। 19.6%, 19.6% सही आंसर है भाई। कैलकुलेशन करते हुए ध्यान देना है ताकि कोई गलती ना की जाए। देखो याद है ना, 233 ग्राम बेरियम सल्फेट में 32 ग्राम सल्फर होता है। हमने कितना ले रखा है भाई, 0.668 ग्राम ले रखा है। तो मैंने कहा इतने बेरियम सल्फेट में कितना मिलेगा, तो ये आ जाएगा 32 इंटू 0.668 डिवाइडेड बाई 233 ग्राम। ठीक है भाई। अब हमने कहा कि भाई हमें ये सल्फर का अमाउंट मिल गया, तो मैं अगर परसेंट वेट ऑफ सल्फर निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 32 इंटू 0.668 डिवाइडेड बाई 233 इंटू ऑर्गेनिक सैंपल कितना है, 0.468 इंटू 100। आप इसे सॉल्व कर रहे हैं और ये वैल्यू 19.6%। ठीक है, बिल्कुल। अरे तो आज तो मैंने जो एग्जाम्पलर है वो ऐड नहीं की है, कि भाई पहला दिन तो मुझे देखना था कि आपका रेस्पॉन्स कैसा रहता है।
है ना, आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती भी है कि नहीं लगती हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं एग्जाम्पलर की भी जो बातें होंगी वो सब ऐड कर दूंगा, ताकि आप एग्जाम्पलर के चक्कर में भी ना पढ़ो कि अब एग्जाम्पलर पढ़नी है अलग से, नहीं पढ़नी है, वो वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म कर दूंगा आपका। बताओ भाई, सबसे आसान क्वेश्चन है आपकी जिंदगी का। आंसर बताओ भाई जल्दी, सबको आंसर लिखना है, कोई नहीं बचना चाहिए। जितने भी इस टाइम पे मीटिंग में ज्वाइन है, सभी लोगों को आंसर बताना है। आंसर इज बी। याद है, लिसेग्निस टेस्ट में जो हमारे पास में प्रूसियन ब्लू बनता है, वो क्या होता है, Fe4FeCN6 होल थ्राइस। ठीक है, बिल्कुल भाई। अच्छा, टर्न बुल ब्लू क्या होता है? टर्न बुल ब्लू क्या होता है भाई? ये तो प्रूसियन ब्लू हो गया। टर्न बुल ब्लू क्या होता है, याद करो। मैं लिख दूं, आपको लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है, बस इतना ही तो चेंज होता है कि यहाँ पे 4 और 3 होता है। टर्न ब्लू ब्लू में क्या होता है, हमारे पास में 3 और 2 होता है। ठीक है, टर्न ब्लू ब्लू में वहां पे 3 और 2 रहता है बस, खाली और कुछ नहीं चेंज होता है। बिल्कुल। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोलो। निहायत ही आसान क्वेश्चन, आपकी जिंदगी का सबसे आसान क्वेश्चन। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछा है। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, मतलब ये समझ रहे हो ना, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये हो सकता है कि वो उतना बढ़िया स्ट्रक्चर नहीं है। तो मैं केमिस्ट्री का टीचर, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हूँ, तो इसीलिए मतलब वो स्ट्रक्चर उतने प्रॉपर नहीं बना पाया। प्लस आजकल हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर खुद छुट्टी पे गए हुए हैं, तो उस चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। मैं स्ट्रक्चर अब बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर है इनकी। हाँ भाई बताओ, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल? सब जानते हैं, बी वाला आंसर होगा। फिजिकल केमिस्ट्री की लूंगा, लेकिन पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करा दूं, है ना, तब तक फिजिकल तुम सिर्फ नोट से पढ़ते रहो, प्रीवियस ईयर के पेपर करते रहो, पेपर जो हो रहा है वो करते रहो। पहले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करा दूं, जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करा दूंगा तो फिजिकल के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन या एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे आपके लिए जरूरी हैं, वो करा दूंगा मैं फिर। हाँ, पहले ऑर्गेनिक करा दो ताकि वो ऑर्गेनिक पढ़ने में आप अपना टाइम बर्बाद ना करो। मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि आप घर पर बैठ के नई नई प्लानिंग करने लगते हो, नई नई बातें सोचने लगते हो, है ना, आप तरह तरह की बातों में आ जाते हो, ताकि वो तरह तरह की बातों में ना आओ आप, और किसी लुभावने ऑफर में आके अपना टाइम बर्बाद ना कर दो। इसीलिए वो टाइम बर्बाद नहीं करना है। हाँ भाई बताओ, सबसे बढ़िया टेक्निक जो फिलहाल प्रेजेंटली सबसे ज़्यादा यूज की जाती है इस टाइम पे, क्रोमेटोग्राफी, है ना, मॉडर्न टेक्निक जो है हमारे पास में, जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। अगली वाला क्वेश्चन बताओ, निहायत ही आसान क्वेश्चन। नहीं, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ हाँ, थोड़ा सा देख लेना इसको, क्योंकि तुम्हारे बैच में नहीं पढ़ाया था मैंने उस टाइम पे। हाँ भाई, आंसर क्या होगा इसका? सी, एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन बोलो भाई, बी। बी इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझ रहे हो, आयोडीन जा रहा है, ओ एच आ रहा है, तो मैंने कहा हमारे पास में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मेरे हिसाब से देखो, खुद से अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जरूरत की चीजें हैं वो सब मैं पढ़ा दूंगा। अब मत पढ़ना खुद से, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। अब सिर्फ आपको एक ही काम करना है, काम ये करना है कि नोट्स पढ़ने हैं। मैंने सीट सॉल्व करा दी है, अब क्या करना है, इस सीट को देखना है, नोट्स के बाद में इस सीट को देखना है एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। ठीक है ना, टाइम आपका बहुत प्रीसियस है, मैंने आपसे कहा ये 60 दिन सब कुछ डिसाइड करेंगे। इन 60 डेज में आप कैसे मेहनत करोगे, ये डिसाइड करेगा कि आपके पेपर की परफॉर्मेंस क्या होगी। इसीलिए इन 60 डेज में नोट्स पढ़ो, सबसे जरूरी नोट्स हैं, उनको तो रिवाइज करना ही करना है। उसके बाद में जब चैप्टर पढ़ने का नंबर आता है, तो जो सीट में ये सेंड करूंगा इसको सेव करके रखना अपने पास में, और इसे उस टाइम पे क्या पढ़ लेना है, इसे पलट के देख लेना है, इसमें सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई है, हर क्वेश्चन आपको उस टाइम पे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसे करना है।
ठीक है ना। अलग से अब किताब को लाल नीला पीला काला करने का टाइम नहीं है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। और आप फिर देख रहे हो फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो जब फुल टेस्ट जैसे स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा। उस फुल टेस्ट का आपका एक ही उद्देश्य होगा कि आपने फुल टेस्ट लिखा, जिस क्वेश्चन में आपको लगा कोई प्रॉब्लम है आपको, उस टॉपिक को देखना है फिर आपको जाके। ठीक है ना, उस टॉपिक को देखना है। अभी जब तक मैं इनऑर्गेनिक पे नहीं पहुंच रहा हूं तब तक आप बेशक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पुराने ईयर के 15 साल के क्वेश्चन लगा लो। अगर 15 साल की अवेलेबिलिटी ना हो तो कम से कम 2010 से लेकर 2020 तक के तो आपको करने ही करने हैं। हाँ, एफटीएस के डाउट हम जूम पे लेंगे, एफटीएस सारे डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। एफटीएस सारे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है ना। तो ये देखो जीओसी से रिलेटेड आपका डिस्कशन था आज जो मैंने किया, इसमें सिर्फ जीओसी से रिलेटेड। कोई नहीं, आप मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर कहीं से भी लगा लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। आप 2008 से लगा लो, 2006 से लगा लो, वो उसके वो मैटर नहीं करता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी ही है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में कमी मत करना, ऐसा भी मत करना कि सारा टाइम सिर्फ नोट्स को देना है। मैं नोट्स को पढ़ने के बाद में उसका एप्लीकेशन आना मस्ट है इस टाइम पे। और उसका बेस्ट तरीका प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने के बाद में सारे टेस्ट पेपर लिखना। अब जितने भी टेस्ट हैं आपके, टोटल 24 टेस्ट बचे हुए हैं, जिसमें 2 पार्ट टेस्ट हैं और आप कह सकते हैं 2 आपके पास में फुल 22 फुल टेस्ट हैं। ये टेस्ट नहीं छोड़ने, इन टेस्ट का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर 200 क्वेश्चन के पैटर्न से भी आप देखोगे तो 22 टेस्ट में आप समझ लो कितना क्वेश्चन है, 4400 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है ना। और 2 पार्ट टेस्ट है, 360 क्वेश्चन आप इनके संभाल लो। तो अभी रिसेंटली इन टेस्ट में ही हम आपको 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, इसीलिए। ठीक है ना। टेस्ट मस्ट है। अपने हिसाब से कोई तैयारी मत करना, अपने हिसाब से प्लानिंग सेट मत करना। अगर कोई दिक्कत आती है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, क्या करना है, किसी भी टीचर से कंसल्ट करना, वो आपको हमेशा एक बेटर राय देगा, क्योंकि वो मालूम है उसको कि क्या बच्चे को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए इस टाइम अपने हिसाब से कुछ प्लानिंग मत बनाना। ठीक है। बाकी पढ़ाई करनी ही करनी। कोई डे अब इस बार इस टाइम खाली नहीं जाना चाहिए। अब किसी की शादी में नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, कहीं घूमने नहीं जाना है, सिर्फ घर पर रहना है और सिर्फ पढ़ना है बस खाली। हाँ, फुल टेस्ट के डाउट डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, परेशान मत हो। ठीक है ना। चलो, तो फिर नेक्स्ट टाइम में आपसे मुलाकात होगी। अगला चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन के जो है रिलेटेड जो भी मतलब क्वेश्चंस हैं ये भी है, वो सब। इस बार ईद मनाने का टाइम नहीं है, अब ईद नीट के पेपर के बाद ही मनाई जाएगी। नहीं, कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। सिर्फ अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। हाँ, V205 डी ब्लॉक में एम्फोटेरिक दे रखा है। तो एम्फोटेरिक नेचर है, कई जगह पर उसका क्वेश्चन है एम्फोटेरिक नेचर का। नहीं मतलब क्लास की टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं है। मतलब वो तो ये है कि